यस ये सर। क्लियर? देखिए सर बेटा, हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? ऑरल डिसीज, दैट इज अ सेक्स लिंक्ड डिसीज, या सॉरी आपका जेनेटिक डिसीज हम पढ़ेंगे। इस जेनेटिक डिसीज में सबसे पहला जो डिसीज है वो है हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, दिस हीमोफीलिया इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिसीज। इस पॉइंट को आप लोग अपने साथ मेंशन करते हुए चलिएगा बच्चे, चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, हम लोग बात करने चल रहे हैं कि हीमोफीलिया की बात। हीमोफीलिया, मैंने सवाल दिया था कि जितनी भी डिसीज है यहाँ पर उसका आप हमें पेडिग्री बना कर देते हैं, कैसे हो सकता है, उसका क्रॉस हमें बना के देते हैं, बट वो काम किसी ने नहीं किया। सर आपने कहा था चार्ट बना के भेजेंगे। अच्छा, जी सर। हीमोफीलिया में ये कौन सी डिसीज होती है बेटा? इसमें हीमोफीलिया दो ब्लड टाइप का क्लॉट होता नहीं है, होता। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। देयर आर 13 फैक्टर्स व्हिच इज इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉट। तो हीमोफीलिया ए में फैक्टर नंबर 8 जो है लाइक करता है। हीमोफीलिया बी में फैक्टर नंबर 9 लाइक करता है। ठीक है, इन दोनों बातों को आप याद रखिए। ये कैसा है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट के लिए है, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। कैसा डिसीज है ये? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। ठीक है, ये आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। वेट फॉर अ सेकंड। बेटा एक बात बताइए, तुम लोग ये पलक अपने यहाँ कितने दिनों से नहीं आ रही है बायो की क्लास में? बताओ, कुछ आइडिया है? सर 2-3 दिन से। रंजन को सर मेरे हिसाब से सर 6-7 दिन से नहीं आई सर। हाँ सर, 1 वीक सा हो गया होगा उन्हें। 6-7 दिन से नहीं आई है। हेलो हेलो सर वॉइस नहीं आ रही सर 6-7 दिन से नहीं आई। हेलो सर आप भाई, आवाज नहीं आ वाह, चलो देखिए हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है। हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है आपका? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। सेक्स लिंक्ड है मतलब ये एक लिंक पर होगा, मतलब एक क्रोमोसोम पर ये होगा। ठीक है, और किस फॉर्म में होगा? ये रिसेसिव फॉर्म में होगा। जब भी ये रिसेसिव मतलब फॉर्म में ये जो है अपीयर होगा, तब ये अपना इफेक्ट शो करेगा, which shows its transmission from the unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied. In this disease, a single protein that is a part of the cascade of protein involved in the clotting of blood is affected. You know what is a cascade? कैस्केड के बारे में मैंने बताया है आपको। कैमरा क्यों ऑफ है भाई सबका? सर किसके बारे में? कैस्केड के बारे में कैमरा सबका ऑफ है, कोई हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कैस्केड के बारे में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक वाटरफॉल आपने देखा होगा। वाटरफॉल में क्या होता है, ऊपर की तरफ आपको थोड़ा कम पानी दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे पानी का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये पानी इस तरीके से गिरना शुरू होता है। तो ये जो आपको दिखता है ना, इसको हम कैस्केड जो है मैकेनिज्म कहते हैं। इस तरीके से इसको कैस्केड कैसे कहा जाता है? ये जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। तो इसमें शुरुआत में एक प्रोटीन इन्वॉल्व हुआ, फिर उसके साथ फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां,
इस तरीके से 13 फैक्टर मतलब जो होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो लास्ट वाला फैक्टर होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो शुरुआत में तो एक ही फैक्टर था, लेकिन उसके साथ मिलते मिलते कई सारे फैक्टर्स मिले। इस तरीके का जो फिनोमेना होता है दैट इज अ कैस्केड फिनोमेना। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, ड्यू टू दिस in an affected individual a simple cut will result in a non-stop bleeding। क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा ब्लीडिंग टाइम है, जो हमारा क्लॉटिंग टाइम है, वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है 2 to 3 मिनट। यानी कि 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो सकती है और 2 से 3 मिनट में ही हमारा ब्लड क्लॉट भी हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, ये देखिए स्थिति आपका ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। तो हीमोफीलिया के केस में यही होता है कि ऐसी डिसीज जब किसी को हो जाती है तो उसको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। हल्का सा कट भी उसको लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि उसका अगर इलाज न किया गया, उसको दबा करके न रखा गया तो पूरा का पूरा ब्लड उसकी बॉडी का निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लॉट जब बनेगा ही नहीं तो ब्लड ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा सर, है ना। तो इसको हम रॉयल डिसीज भी कहते हैं। क्यों रॉयल डिसीज कहते हैं? क्योंकि लंदन की जो क्वीन विक्टोरिया थी वो जो है इसने इसको कैरियर की तरह अपने आने वाले वंशजों में, अपने आने वाले जो प्रोजेनिस थे उनके अंदर इसको ट्रांसफर किया था। यहाँ पर इसका जो एक ये डिसीज आप देखो, इसको किस तरीके से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आप देखिए कि अनअफेक्टेड फीमेल कैरियर है और अनअफेक्टेड मेल है, नॉन कैरियर है। इसका मतलब मेल यहाँ पर नॉर्मल अपीयरेंस वाला है और फीमेल भी यहाँ पर कैसी है, नॉर्मल अपीयरेंस वाली है। फीमेल भी कैसी है, नॉर्मल है। अब जानते हैं इसके अंदर ये गैमेट क्या है, एक्स एच और एक्स एच। ठीक है, एक्स एच और एक्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एच वाला दिख रहा है मामला, इस एच वाले पे ही हीमोफीलिया का जीन है, हीमोफीलिया का एलील है। ठीक है, इनको क्या बात है भाई, बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। नहीं सर। नहीं, अच्छा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स एच और एक्स स्मॉल एच ये दो गैमेट आपके बने की नहीं बने। फिर इसका जो अनअफेक्टेड मेल था इसका भी गैमेट एक्स कैपिटल एच और वाई। वाई लिंक तो है नहीं, ये एक्स लिंक है। क्या कहा गया, एक्स लिंक। एक्स लिंक का मतलब क्या हो गया, ये एक्स क्रोमोसोम पर ही इसके एलील होंगे, वाई क्रोमोसोम पर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच और ये वाई। अब सबका आपस में क्रॉस हुआ है। पुनेट स्क्वायर आप कैसे भी बना सकते हैं, जैसा भी आपका मन चाहे आप इसका पुनेट स्क्वायर बना लीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा समझना। ठीक है, ये देखिए पुनेट स्क्वायर इसका बना लीजिए। ठीक है, एक्स कैपिटल एच, हाँ यार एक जान हजार काम। तुम लोग कुछ बोलो, मैं सुनूं, जैसे सुनाई पड़ रहा है। आ रहे नहीं हैं, पड़ा वॉइस आ रही है। है। मैं बोल रहा हूँ। चल भाई फटाफट इसको कर, देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ,
जल्दी से कर, क्या हो जाता है, एक्स एच एक्स एच और वाई। फिर बताओ, फिर इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, एक्स एक्स एच 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 एक्स एक्स एच और एक्स एच। ठीक है। ये देखिए जो आया आपका एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच, ये तो फीमेल हो गई, वाई ये आपकी नॉन कैरियर हो गई, नॉन कैरियर हो गई, मतलब ये नॉर्मल तो है, ये नॉर्मल भी है और नॉन कैरियर भी है। ये वाली, ये वाली नहीं, ये वाला है, ये क्या है, ये है मेल और ये नॉर्मल। मेल कभी कैरियर नहीं होता, मतलब कैरियर का मतलब अगर वो कैरियर होगा तो वो अफेक्टेड होगा। फीमेल के साथ उल्टा है, फीमेल अगर कैरियर है तो वो नॉर्मल दिख सकती है, लेकिन मेल कैरियर है तो वो नॉर्मल नहीं दिखेगा। नहीं समझ में आई बात? कैरियर। यस अभी ठीक सर। है, ये आ मामला गई देखो, सर। ये वाला कैपिटल एक्स और एच, कैपिटल एक्स और स्मॉल। अब ये फीमेल कैसी है, अनअफेक्टेड पर कैरियर है। हाँ ये आपका आपका नॉर्मल तो है, लेकिन ये कैसी है, कैरियर है लेकिन अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड है और ये कैरियर फीमेल है। भैया ये जो भाई साहब हैं इनके साथ बड़ी जाती हुई है, ये अफेक्टेड है और कैरियर है। ये वाले ये हैं, आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से, देख रहे हैं आप, हीमोफिलिक मेल यस एंड कैरियर, हीमोफिलिक मेल और कैरियर। ये वाला आप लोग क्रॉस अभी तुरंत बनाएंगे अपने कॉपी, जल्दी तो बना हुआ है पहले। जल्दी, जो नहीं बनाया उसको बनाए जल्दी जल्दी फटाफट। तो लिया तो बता देना। सर बन गया। शाबाश। इसके बाद हम लोग आते हैं किस पर, सिकल सेल एनीमिया पर आते हैं। अब आप देखिए, सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज है वो आपकी ऑटोसोमल लिंक्ड डिसीज है, मतलब इसका एक्स क्रोमोसोम और इसका वाई क्रोमोसोम के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इसमें क्या है कि it can be transmitted from parents to the offspring when both the partners are carriers for the gene
और हेट्रोजाइगस। देखिए ये वाला ट्रांसमिशन हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है, यस सर। इसलिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर भी बताया है, जेनेटिक्स में भी 2-3 बार बताया है, जब आपको वहाँ ब्लड पढ़ा रहे थे तो ब्लड में भी पढ़ाया था। यस फिर भी सर। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए इधर। द डिसीज इज कंट्रोल्ड बाई अ सिंगल पेयर ऑफ एलील दैट इज HBA एंड HBS. Out of 3 possible genotypes, only homozygous individuals, that is the HBS shows the diseased phenotype. रिसेसिव है मतलब HBA यहाँ पर डोमिनेंट है, HBS यहाँ पर क्या रिसेसिव। समझ में आई बात। यहाँ पर अगर हम HBA की बात करेंगे ये डोमिनेंट है किसके ऊपर, HBS के ऊपर ये डोमिनेंट, ठीक है। लेकिन जब HBS अपने साथ वाले HBS के साथ आएगा तब ये डिसीज फिनोटाइप को शो करेगा, अदरवाइज ये नहीं शो करेगा। HBS क्या कह रहा है, पॉसिबल जीनोटाइप ओनली आउट ऑफ 3 पॉसिबल ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HBS शोज द डिसीज फिनोटाइप but the carrier for there is 50% probability of the transmission of the mutation to the parent. क्या बेटे, आवाज कट रही है सर, क्या कह रहे हो? आवाज कट रही है। अच्छा यस सर, वॉइस कट। अभी सही करते हैं। अब आ रही है यस सर। अगेन चेक कर लो, सही तो चल रहा है नेटवर्क। मामला क्या है यहाँ पर 50% वाला ही ट्रांसमिशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये गैमीट है HBA और HBS वाला, ये हेट्रोजाइगस है, कैरियर है, और ये क्या है, अनएड। इसका जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा, HBA बनेगा और HBS बनेगा। 50% वाले में तो ये जाएगा सिकल सेल एनीमिया वाला जीन, 50% में क्या जाएगा, नॉर्मल जीन। तो चांस ऑफ सिकल सेल ट्रेट विल बी 50%, नॉट मोर देन 50%, है नहीं? गजब है ना बात। यस सर। लौंडे इतने बेकार हैं, कैमरा ऑन ऑफ यस सर, जैसे दशहरा का मेला देखने आए तुम। सर आवाज हाँ? कट रही है सर, इसलिए बंद कर दिया। इसलिए बंद कर लिया सर। हाँ ठीक है, मेरा वाईफाई चल गया। अब होता क्या, कलाकारी से देखो क्या होता है। कलाकारी में ये होती है कि एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट, फिगर देखो ये नॉर्मल ब्लड ग्रुप वो है, ब्लड आरबीसी है, और ये सिकल शेप है आरबीसी हमारी। तो अब देखिए वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, 6 नंबर वाले ग्लूटामिक एसिड की जगह पर 6 नंबर वाले ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ जाता है, वैलिन अंकल आ जाते हैं। ठीक है? वैलिन अंकल अगर आ गए तो मामला हो गया गड़बड़। आपसे पूछेगा GAG की जगह पर क्या आ गया, GUG आ गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि GAG का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, आप बोलोगे CTC का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, GAG mRNA में। आप एग्जाम में क्या पूछेगा, ये बताइए कि mRNA हैज द सीक्वेंस ऑफ GUG। एक mRNA है जिसका जो है सीक्वेंस क्या है, GUG है। अब ये बताइए ये किस अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा और इसका रिलेशन किस डिसीज से है
और वो डिसीज किस टाइप की है, एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल रिसेसिव। तो पहले पता होना चाहिए कि सर जीयूजी का मतलब ये वैलिन हो गया, वैलिन की बात कर रहा है तो ये सिकल सेल एनीमिया हो गया, और सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सोचो आपका ये एनसीईआरटी के बाहर नहीं गया, लेकिन पूरी पृथ्वी इसने हिला करके रखी है सवाल में। तो ये चीजें होती हैं। अब आप देखिए इसका जो शेप है, इसका शेप जब आरबीसी का शेप सिकल्स की तरह हो जाएगा, यानी कि हंसिया कार जैसा हो जाएगा, तो इसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, है ना। ये भी कह रहे हैं वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो बीटा चैन है मॉलिक्यूल है, उसके जो है 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन नाम का अमाइनो एसिड आ जाता है। और ये सब्स्टिट्यूशन होता है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अमाइनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। ये याद रखना, क्या कहा मैंने, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन at the 6th codon of the beta globin gene, that is GAG to GUG। GAG से कहाँ चले जाते हैं हम, GAG से GUG को जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो म्यूटेशन हो रहा है, क्या पॉइंट म्यूटेशन जो हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन है ये पॉइंट म्यूटेशन जो हो रहा है, इसमें hemoglobin molecules undergo polymerization under the low oxygen tension, causing the change in the shape of the RBC from the biconcave disc to elongated sickle cell plate। ठीक है। अगली डिसीज आती है PKU, फेनाइल कीटोनूरिया, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। जनरली आपको मालूम है कि ये जो आपका फेनाइल एलानीन है, ये फेनाइल एलानीन है, ये फेनाइल एलानीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। देखिए फेनाइल एलानीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, इट कन्वर्ट्स इनटू द टायरोसिन। इसमें कन्वर्ट होता है, ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। तो फेनाइल कीटोनूरिया में होता यह है कि ये पर्टिकुलर जो एंजाइम आपको दिख रहा है फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम बनता ही नहीं। और आप जानते हैं एंजाइम हमारा होता है प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए और आरएनए। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो एलील या जो जीन इस फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाने के लिए कंट्रोल करता है, वो जीन जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता है। तो क्या होगा कि द अफेक्टेड, पहली चीज तो ये इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। सिकल सेल एनीमिया जो था वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट था। The affected individual lacks an enzyme that converts amino acid phenylalanine into the tyrosine। एंजाइम का नाम यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एंजाइम क्या है, फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो कि फेनाइल एलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है। अब देखिए this phenylalanine is accumulated and converted into the phenylpyruvic acid। याद रखना इस बात को, फेनाइलएलानीन एक्यूमुलेट होता है किस फॉर्म में, थोड़ा सा घुमाएगा तो आपको एनसीईआरटी के बाहर का है नहीं। फेनाइलएलानीन का कन्वर्जन होता है फेनाइलपायरुविक एसिड में, और जब तक ये फेनाइलपायरुविक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये हमारे ब्रेन वगैरह में एक्यूमुलेट नहीं होगा, मतलब ये वहां पर जमेगा नहीं। तो इसके जमने के लिए, इसको एक्यूमुलेट होने के लिए फेनाइलएलानीन को फेनाइलपायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना बेहद जरूरी है। एंड accumulation of these in brain results in the mental retardation। दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, मेंटली रिटार्ड हो जाता है, आदमी कमजोर हो जाता है दिमागी तौर पर। These are also excreted through the urine because of its poor absorption by the kidney। और किडनी फेनाइलपायरुविक एसिड को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता, इसकी वजह से ये यूरिन में भी अपीयर होना शुरू।
आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आई है। यस सर। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, ये जो फेनाइल एलानिन था ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, और यही टायरोसिन एंजाइम जो है, सॉरी टायरोसिन अमाइनो एसिड जो है, ये आपके मेलानिन पिगमेंट में कन्वर्ट होता है। जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा मेलानिन वो उतना ज्यादा डार्क, वो उतना ज्यादा डार्क, जो जितना ज्यादा वाइट उसके अंदर मेलानिन का पिगमेंटेशन उतना ही कम। थोड़ा सा यस धूप में घूम लो, थोड़ा सा धूप में घूम लो, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से आपकी स्किन के अंदर मेलानिन का पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होगा, मतलब टायरोसिन का कन्वर्जन मेलानिन में बहुत ज्यादा होगा। दूसरी बात आप कह सकते हैं जो टायरोसिनेज एंजाइम है, ये टायरोसिनेज एंजाइम क्या करेगा, ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सर। तो आपके गोरा होने का राज मेलानिन का कम होना, आपके काले होने का राज मेलानिन का ज्यादा होना। सर हाँ, सर मतलब धूप में कोई बाहर जाता है उसके रैशेस वगैरह पड़ जाते हैं हाथ पे धूप से, सनलाइट से, देखो वो तो मतलब एलर्जी है, अच्छा वो एलर्जी है। ओके सर। अब हम बात करते हैं किसकी डिसऑर्डर की, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे। ध्यान से देखिए उधर, यहाँ पर अंशिका है, यस सर। बेटा दो बच्चे यहाँ पर नहीं है ना, पलक और अतीत। सुवन तुम्हें मॉड्यूल मिल गया था, यस सर। कौन से नंबर का था? 7 हम्म, सर 7 7 था ना, कह रहे थे 7। तो बॉटनी में था, आप लोग जूलॉजी में भी होंगे। यहाँ सेग्रीगेशन हो रहा है, डीजे कैमरा ऑन करो। सेग्रीगेशन का मतलब अलग होना, ये अलग हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक टर्म आता है, उस टर्म को हम बोलते हैं एनीपोलॉइडी। जब क्रोमोसोम नंबर चाहे बढ़ जाए, क्रोमोसोम नंबर चाहे कम हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एनी। पर मोटा मोटा तौर पर आ गया कि द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू द absence or excess of abnormal arrangement of one or more chromosome. दूसरा, failure of segregation of chromatid during the cell division cycle. अब आपसे सवाल ये आता है कि सेग्रीगेशन का फिनोमेना कब होता है, सेल साइकिल में कहाँ पड़ा था सेग्रीगेशन? एनाफेज पर। एनाफेज। अब सैल्यूट है आपको, गलत है क्या? बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा, इतनी इज्जत मिलती नहीं है ना, डर गए तुम लोग। सही बात है। सही बोली। बाकी तो यहाँ मूक दर्शक बने हुए हैं, मदारी खेल दिखा रहे हैं, हम खेल देखने आए हैं, बोलेंगे नहीं। सर मैं बोल तो रहा हूँ। हमारे पास में सिद्धार्थ बैठा है क्या प्रियांशु? हाँ जी सर। हाँ, देखो उसका खाली बाल देख के मैं समझ गया कि सिद्धार्थ है। बाली है फिर इसके। देखो मैं समझ गया सिद्धार्थ बैठा है। क्या लौंडे, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लो भैया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम है यहाँ पे, डाउन सिंड्रोम, which results in the gain of extra copy of chromosome number 21.
क्रोमोसोम नंबर 21 में की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। उसी तरीके से टर्नर सिंड्रोम में ड्यू टू द लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल में एक एक्स्ट्रा जो एक्स क्रोमोसोम होता है, जैसे 2 क्रोमोसोम होता है ना एक्स क्रोमोसोम, तो ये इसमें से एक एक्स जो है वो हट जाता है, गायब हो जाता है, तो इसका जो अपीयरेंस होता है एक्स नॉट हो जाता है। यहाँ पर क्या लॉस हो रहा है और क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, एनीपोलाइडी कह रहे हैं। ठीक है। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टीलोफेज, कितना काम आ रहा है ना जो सेल डिवीजन हम लोग खूब मन लगा के पढ़े थे, है ना। टीलोफेज में जो साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब टीलोफेज के बाद जो साइटोकाइनेसिस होती है, विच इज द स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तभी तो क्रोमोसोम नंबर डबल होता है ना, इन एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द पॉलीपोलाइडी। मतलब क्या कहा मैंने, थोड़ा गौर से देखिए इधर, यहाँ पर जो हमने लिखा है, मैंने लिखा है आफ्टर टीलोफेज अगर फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस हो जाता है तब रिजल्ट क्या आता है, पॉलीपोलाइडी, मतलब इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर। ठीक, देखिए यहाँ पे है आपका द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन फीमेल इज 46, out of these 22 pair of autosomes and 1 pair of chromosome are 6 chromosomes. कभी कभी क्या होता है, rarely either an additional copy of chromosome may be included, क्या कहा इसने, additional copy of chromosome may be included in an individual or an individual may lack one pair of chromosome, कोई भी क्रोमोसोम आप देख रहे हो इनमें से कोई एक पेयर की कमी हो जाती है, ये जो सिचुएशन है आर नोन एज द ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी। बढ़ेगा तो ट्राइसोमी, कम होगा तो मोनोसोमी, समझ रहे हो, बढ़ेगा तो ट्राइसोमी, कम होगा तो मोनोसोमी। ठीक है, ऑफ अ क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली। सच अ सिचुएशन लीड्स टू अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन द इंडिविजुअल्स लाइक डाउन सिंड्रोम, कम हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम बढ़ जाता है 21 पेयर वाला जो ट्राइसोमी है। टर्नर सिंड्रोम ये आपका क्या है, ये आपका मोनोसोमी है, एक्स नॉट हो जाता है। उसके अलावा क्लाइनफील्डर सिंड्रोम है और कॉमन एग्जांपल ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक ही करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ट्राइसोमी में क्या होता है, एडिशन, मोनोसोमी में क्या होता है, लैग। ठीक है, डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर is the presence of an additional copy of chromosome, 21 number of chromosome से कॉपी यहाँ पर ऐड होती है, इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। This disorder was described by the Professor Langdon Down। ठीक है, प्रोफेसर लैंडन डाउन in the year of 1866। The affected individual कैसा होगा, छोटे कद का होगा, शॉर्ट स्टेचर का होगा, स्मॉल राउंडेड उसका हेड होगा, फरोड टंग होगा, टेढ़ा मेढ़ा सा, पार्शियली ओपन माउथ, हमेशा उसका मुंह ऐसे ओपन रहेगा, ऐसे उसका मुंह हमेशा ओपन रहेगा, जैसे देखो डाउन सिंड्रोम वाले ये। ठीक है, ये फ्लैट बैक ऑफ हेड, मेनी लूज ऑफ फिंगर, पाम फ्रीज, छोटा पाम होता है, ब्रॉड फ्लैट फेस, बिग एंड रिंकल टंग, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज भी इसके अंदर होती है। ठीक, ये डायग्राम याद करना, एनसीईआरटी का एक भी डायग्राम आपको भूलना नहीं है। एनी हाउ देखिए दूसरा तरफ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जरूरी बात, पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम फ्रीज, फिजिकल साइकोमोटर का मतलब होता है उसका मेंटल रिटार्डेशन होता है, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाता है। साइकोमोटर में क्या होता है, जैसे अगर आप किसी को बुलाओगे भैया सुनो, तो आपकी बातों का रिस्पॉन्स देर में करेगा। अब बुला रहे हो अभी आप 3:05 पे, तो बच्चा जवाब देगा 3:06 पे, इतना स्लो इसका सेंस हो जाता है। क्लाइनफील्टर सिंड्रोम 47 हो जाता है क्रोमोसोम,
नॉर्मली 46 होता है ना, एक पेयर और जुड़ जाता है वाई वाला, सॉरी एक्स्ट्रा एक जुड़ जाता है, ये देखिए। तो ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, आल्सो एक्सप्रेस सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। क्लाइंट सिंड्रोम मैं आपको शो करता हूँ, देखिए बंदा दिखाई कैसे पड़ता है। देखो मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर डेवलप होते हैं, ये जैसे इधर प्लान फिल्टर है, मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर डेवलप होता है। मेल क्या था, एक्स और वाई था, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक। दूसरा है आपका टर्नर सिंड्रोम। Such a disorder is caused due to the absence of one X chromosome, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इफ नॉट सच फीमेल्स आर स्टेराइल। एज ओवरीज कैसी हो जाएंगी, इसकी रूडिमेंट्री ओवरी हो जाएगी। Besides other features including lack of secondary sexual characteristics. You know what is the secondary sexual characteristics, ये तो आप जानते ही होंगे। दाढ़ी आना, आना, आवाज से भारी होना, गुस्से में बातें करना, अपने आप को सबसे अच्छा समझना, अपने आप को सबसे ज्यादा हैंडसम समझना, अपनी लड़कियां अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर समझती हैं, शीशे के सामने घंटों खड़ी रहती हैं, भले उनको कोई देखे चाहे ना देखे। It is all due to the hormonal changes। और ये तब होता है जब जो है बच्चा बड़ा हो रहा होता है, और ऐसे कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। लड़की की आवाज मैंने कहा जब बड़ा होता है उसकी आवाज सुनने लायक नहीं होती, बड़ी भारी भारी सी गड्ढे की तरह होती है। क्या है मम्मी, चिल्ला के बोलता है, ठीक है। और लड़कियां की आवाज और पतली होती है, जी मम्मी, जी पापा। ये वही एज होती है, ये वही एज होती है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है। 11 साल से 13 साल के बीच में, या 15 साल के बीच में, इसी टाइम पीरियड में जो लड़कियां होती हैं अपने पापा की बड़ी चहेती हो जाती हैं, और जो लड़के होते हैं वो अपने पापा के चहेते नहीं होते। क्या है, गधे की तरह चिल्लाता रहता है, कहा गया दफा होना, इस तरीके की बातें। लेकिन मम्मियाँ होती हैं जो वो बच्चों को ज्यादा प्यार करती हैं, बेटों को खास कर ज्यादा, ठीक है। प्रियांशु के केस में ऐसा एप्लीकेशन में प्रियांशु रोज सुनते जाते हैं शादी। सर मेरे को वॉइस ही नहीं आ रही ढंग से, आगे बेइज्जती और कर